नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना लेकर हाजिर हूं आपकी पसंदीदा डिबेट जवाब तो चाहिए। आज जवाब तो में चाहिए में बात होगी प्लान पीओके के बारे में। शाम को 4:30 बजे, ठीक 5 बजे से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेना तैयार है और अब पाकिस्तान डरा नजर आ रहा है। पाक अगर पहलगाम आतंकी हमले की बात करें तो भारत का रुख जो है वो साफ तौर पर कड़ा देखने को मिल रहा है। एक तरफ अभी प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक की बात हम करें तो इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर एनएसए, सीडीएस और उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं अब बात करें, इस बार जवाब नहीं सीधा हिसाब होगा, क्योंकि एलओसी के पार हो रही साजिशों का अब अंजाम तय है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है तो भारत में बड़ी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं और कल होने वाली एक अहम बैठक में हो सकता है वो फैसला जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। जी हां, प्लान तैयार है, सेना तैयार है, बस इंतजार है तो पीओके का। पीओके यानी वो जमीन, वो हिस्सा जो भारत की रही है, उसे अब लेने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली से लेकर एलओसी तक हर स्तर पर स्ट्रेटेजी बना ली गई है, सिर्फ आदेश का अब इंतजार हो रहा है। गुप्त सूत्रों की माने तो स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को टारगेट चिन्हित करने का काम दे दिया गया है। इस मिशन में ड्रोन से लेकर सैटेलाइट्स तक हर तकनीक को झोंक दिया गया है। भारतीय सेना के जाबाज हर मोर्चे पर डटे हैं, यानी पहलगाम के पलटवार में मोदी सरकार अब सिर्फ जवाब नहीं दे रही है बल्कि हिसाब करने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या पीओके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अब तिरंगा फहराएगा? युद्ध के प्रचंड आरंभ में भारत की क्या तैयारी है और क्या पीओके के में लोग जो हैं वो सेना का वेलकम कर रहे हैं, ये भी आपको आज को बताएंगे। और क्या आम नागरिकों की जान दांव पर लगाकर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं? अधिकारियों ने क्या पहले ही हार मान ली है? आज इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। तो रिपोर्ट्स आपने देखी हैं। अब पहलगाम हमले के बाद सीमा पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान अलर्ट मोड पर हैं। भारत की कूटनीतिक कार्रवाई को लेकर भी अब बातचीतें चल रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में कश्मीर में क्या वर्तमान जमीनी तस्वीर क्या है? उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास से ग्राउंड रिपोर्ट सहयोगी रोहिल ने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। लगातार इस वक्त हम मौजूद है उत्तरी कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर में, और आपको बता दूं कि पहलगाम बायसारन आतंकी हमले के बाद जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त सीमाओं पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो सामने आ रही है। और आज रात के दौरान भी इस उरी सेक्टर में जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया, और जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फोर्सेस को भरपूर तरीके से जवाब दिया। चंदन आपको दिखाएगा, ये वो इलाका है, सीमावर्ती इलाका है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक गांव जो है लास्ट गांव है हमारी जो है भारत का, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर जो है जो घर नजर आ रहे हैं आपको, ये पाकिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान में जो रह रहे लोग हैं उनके घर है, और यहाँ हालात जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जब से आतंकी हमला बायसारन पहलगाम में हुआ, उसके बाद लगातार आतंकवादी जो है वो उनको इनकी तलाश जो है लगातार की जा रही है। तो दूसरी जानब से सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो यहाँ इन सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ साथ बीएसएफ के जवान तैनात है, और अगर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान उस सीज फायर उल्लंघन का भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं। ये आखिरी इलाका है, आखिरी गांव है इस बारामूला के उड़ी सेक्टर का, और यहाँ पर भी आज जो है इस उड़ी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, और सीज फायर में भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस को जवाब दिया। यहां से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सीमावर्ती इलाका है, इन इलाकों में भी काफी ज्यादा जो है कठिन रास्ता होता है, घने घने जंगल होते हैं, गहरे गहरे जो गहरी खाई होती है, उन जंगलों में भी यहाँ ऑपरेशंस में काफी ज्यादा तेजी लाई गई है, क्योंकि अगर कोई भी अटेम्प्ट है जो है पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उनको भरपूर तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान भरपूर तरीके से जवाब देते हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली इस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आपको ये तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके के हालात इस वक्त सीमा पर बने हुए हैं, क्योंकि आज भी भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी मिली कि कुपवारा, बारामूला का उड़ी सेक्टर और साथ ही साथ पुंछ का सेक्टर जो है वहां पर आज रात के दौरान सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना का यह भी कहना है कि उस सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से जवाब दिया।
कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, उड़ी सेक्टर। डिबेट की शुरुआत करें, पैनल को खोलें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही बैठक, तकरीबन 1 घंटे ये बैठक चली और बैठक खत्म हो गई है। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। सभी सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ ये बैठक थी। सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे और सभी इनपुट्स जो लिए गए तीनों सेनाओं ने उसको पहले डिटेल से रक्षा मंत्री को बताया और उसके बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग की गई है। और कल सुबह 11 बजे एक बड़ी सीसीएस की बैठक होनी है और सीसीएस की बैठक में क्या बड़ा निकल सकता है, सभी को इंतजार है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठे हैं। उनके बाद इस एक दूसरी तरफ आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके बाद सीडीएस आप देख रहे हैं, सीडीएस बैठे हैं और उसके बाद तीनों फिर सेना के प्रमुख। और ये ब्रीफिंग देखिए, प्रधानमंत्री की ओर ब्रीफिंग कर रहे हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख। क्या संभावना है, क्या अभी तक हुआ है, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। पैनल खोलता हूं, तो देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उन कांग्रेसियों के लिए भी है जो प्रधानमंत्री की सांकेतिक फोटो को ट्वीट करते हैं और लिखते हैं गायब। हां जी, गायब है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय सियासत में नहीं अपने आवास में बैठकर बैठक कर रहे हैं कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या तैयार की जाए, किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दी जाए। सियासत से बहुत इतर सीधे पैनल खोलता हूं। बहुत महत्वपूर्ण पैनल आज हमारे साथ है। टीपीएस त्यागी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है टीपीएस त्यागी सर आपका। एस बहाल साहब है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हसीब अरसलान साहब हैं, पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, और साथ में राजा सैयद हमारे साथ, सज्जाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलूच मामलों के आप समर्थक हैं, बलूच के समर्थक हैं, सभी का स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत टीपीएस त्यागी साहब आपके पास करना चाहता हूं। पिछले 1 घंटे से आप देख रहे होंगे ब्रीफिंग चल रही है, प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं के प्रमुख ब्रीफ कर रहे थे, रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए भी मौजूद हैं। आपका अनुभव क्या कहता है त्यागी सर, किस महत्वपूर्ण संकेत को दर्शाती है यह बैठक? देखिए, मजे की बात तो यह है कि हमने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया नहीं है, मगर उसके बावजूद ऐसी स्थिति बन गई है कि पाकिस्तान में भयंकर खौफ छा गया है। आप देखिए कि वहां की जो सेना है, उस सेना में प्रदर्शन होने लगे हैं, रेजिग्नेशन होने लगे हैं। करीब करीब जो रिपोर्ट्स मिल रही है 5000 लोग रिजर्व सेना छोड़ चुके हैं। मुसीबत ये हो गई कि उन्हें बुलाना पड़ा अपने रिजर्विस्ट को। लेकिन अब जो ये मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग मुझको लगता है कि मिलिट्री एक्शन किस तरकीब से लिया जाए, कहाँ लिया जाए, इसके बारे में चल रही होगी। क्या लिया जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर वार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हम आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को जमीन के इस धुरे से उस धुरे तक कहीं भी मट्टी में मिला देंगे। उसका खौफ इस कदर बढ़ चुका है, उसका खौफ की हालत ये है कि जो पाकिस्तान के रिजर्विस्ट हैं उन्हें बुला लिया गया है और सब सिविल कपड़ों के अंदर और सिविल गाड़ियों के अंदर उन्हें मोबिलाइज किया जा रहा है, बगैर गाड़ियों के। और वो जो बिलावल भुट्टो जो ये कह रहे थे कि सिंधु में खून बहेगा आपका अगर पानी नहीं बहेगा, जानकारी मिली है कि वो भी देश छोड़ के भाग गए हैं अपने परिवार के साथ। और जो जनाब मौलाना मुनीर या जनरल मुनीर, ये बंकर। लेकिन त्यागी जी डर क्यों ना हो? आप कह रहे हैं 5000 लोगों ने वहां इस्तीफा दे दिया है। अरे जब उनके बड़े अधिकारी और चीफ खुद अंडरग्राउंड हो गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वॉशिंगटन चले जाओ, यहां मत रहो, क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर रहे हैं सर, तो फिर सेना के लोग तो जो है वो देंगे ही। लेकिन बहल साहब से पूछूंगा, बहल साहब ये इतना डर क्यों है? जब इस तरह से आप आतंकी गतिविधियां करवा रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो फिर अब जवाब देने के लिए तैयार रहें, अभी से डर गए क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और जैसे कि त्यागी जी बोल रहे थे कि 5000 के करीब ने रिजाइन कर दिया, अरे इससे भी बड़ी चीज है कि आप देखिए आसिफ मुनीर को फोटो डालनी पड़ी एबोटाबाद की कि मैं एबोटाबाद में हूं, नहीं तो यहां तक बातें हो रही थी कि वो न्यूक्लियर बंकर के अंदर कहीं छुपे हुए हैं। और साथ में उन्होंने अपनी फैमिली को यूके भेज दिया है। मतलब इतना डर बढ़ गया है।
अभी उनको लग रहा है कि जब हमने उरी किया था, उरी का हमला किया था, तो उसके बाद भारत ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद पुलवामा हुआ तो भारत ने बालाकोट पे हमला किया। लेकिन इस बार जो एक पूरा आक्रोश का माहौल बना हुआ है पूरे देश के अंदर, तो उनको यह लग रहा है कि इस बार भारत को लग रहा है कि हमने वाटर ट्रीटी जैसा हमला तो किया ही है, वाटर बम तो फेंक ही दिया है, लेकिन उसके बाद हम इन जनरल्स को भी नहीं छोड़ेंगे। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाहे वो लीडरशिप हो आतंकी संगठन की, चाहे वो लीडरशिप हो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स की, या फिर लीडरशिप हो मिलिट्री की, जैसे जनरल आसिम मुनीर है, उसको भी अटैक करेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे इस बार, क्योंकि असली करता धरता तो वो है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। आपने बहुत बड़ी बात की है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तैयारी इसीलिए हो रही है। अब सीधा सवाल मेरा हसीब से है। हसीब, एक बात बताइए, ये आपके प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं, ना तो ये जिम्मेदार हैं इन बयानों को देने के लिए, ये अब आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना पाकिस्तान की एक्सपोज हो चुकी है। कैसे, मैं बताता हूं। आपके क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि हमने 300 टैंक भारत की तरफ कर दिए हैं और कभी भी हम भारत की तरफ छोड़ सकते हैं। अब आपके एक शायद रेल मंत्री का बयान आज मैं देख रहा था, वो भारत को धमका रहे हैं। अरे आपकी रेलें तो समझ नहीं रही हैं सर, टीआरएफ ने अभी जो हमला किया उस दर्द से तो आप निकल नहीं पाए, रेल तो संभालने पहले, फिर आप भारत की तरफ कह रहे हैं। आपके क्रिकेटर्स जिसको बोलना चाहिए, जनरल मुनीर जो है वो गायब हैं और इन लोगों से आप बयान दिलवा रहे हैं। क्या समझा जाए इससे हसीब साहब? ओके, देखिए, हमने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी, तो अब आपका भी इखलाकी फर्ज है कि मेरी बात को भी आराम से सुनिएगा, दरमियान में ना टोकिएगा और ना ही मेरी ऑडियो ऑफ कीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो आपने जो अपने प्रोग्राम का इंट्रो दिखाया, टैंक टूटे हुए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 7 दिन हो गए हैं आपकी नाक के नीचे दहशतगर्दों ने घुस के हमला किया। सबसे पहले तो आपके सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे थे? क्या वो घास खा रहे थे? आपकी रॉ, जिसको जो क्लेम करती है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, खाक में गई उनकी इंटेलिजेंस, उनको पता नहीं चला। हम आपके साथ दुख में शरीक हैं, हमें आपका दर्द समझ आता है, हम आपके साथ हमदर्दी करते हैं, लेकिन आपका सवाल बनता है अपने इदारों से कि आपका जो इल्जाम है दहशतगर्दों ने किया, हम उस दर्द को समझते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि रेफरेंस दिया, हम खुद दहशतगर्दी को जो है वो फेस कर रहे हैं, आपने ट्रेन का हवाला दिया। लेकिन आपकी एजेंसी जो क्लेम करती है, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी आर्मी ऐसी है वैसी है, वो कहां पे थी? सो रही थी। आपके डिफेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये हुआ कैसे। एक बात। दूसरी बात 7 दिन गुजर गए इस वाकये को, अभी तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं किया? बातें आपकी आसमान तो चूती हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो। 7 दिन हो गए, अभी तक आपकी कमरों के अंदर मीटिंग चल रही है। आसिम मुनीर फ्रंट पे है, जवानों के साथ है, बॉर्डर पे है, चलिए हो गया, मैंने ओपनिंग कमेंट ले लिया। देखिए इसमें 30 सेकंड से इसलिए चुप था। आप सुनिए हसीब सुनिए। मारेंगे तो अरे हसीब अरसलान सुनिए, 2 विंडो लीजिए बहुत जल्दी से। हसीब, मेरा ये कहना है, आप जो कह रहे हैं कि मुनीर साहब यहां हैं, मुनीर वहां हैं, ये खबर तो ये आ रही थी कि किसी परेड को लेने गए थे, और उस परेड को अगर हम देखें टेक्निकली वो 2 घंटे की परेड होती है। 6 दिन से कहां हैं आपके मुनीर? और ये कहां मोर्चों में हैं, फौजियों के साथ हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से कुछ करने का। सिर्फ बातें हो रही हैं इंडिया से, हम ऐसे कर देंगे, हम 7 दिन हो गया, आप अपने दिफा में एक अटैक नहीं कर सके। आपने कहा था हम इधर करेंगे, वो क्या किया आपने बातों के अलावा? नहीं, वो मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है ना, आपको सिर्फ बातें करना आती हैं सर। सुनिए बात सुनिए। पीओके पे जो जवाबी कार्रवाई हुई है, देखिए आप इसलिए फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि चारों खाने चित होने वाले हैं। आप कैसे, मैं बता रहा हूं, आप सुनिए हसीब, मेरी बात सुनिए। पीओके पर भारत ने जब जवाबी कार्रवाई दी तो उधर बलूचियों ने आपके साथ हैप्पी दिवाली कर ली। आपके अभी 70 टीआरएफ ने किस तरह से ट्रेन को पकड़ा था, आपने वहां से जब डिप्लॉयमेंट इस तरफ किया, वहां हैप्पी दिवाली हो गई है। आप इस समय फंसे पड़े। अगर मैं गलत कह रहा हूं, टीपीएस त्यागी सर बताइए जरा, ये कह रहे हैं 7 दिन से बैठकें चल रही हैं, क्या ये बहुत ज्यादा डर गए? सर बताइए, आपने सवाल त्यागी सर लीजिए, विंडो पे लीजिए त्यागी जी। हसीब साहब अब आपका खैर मकदम करते हैं, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम 2-4 फैक्ट आपको बताते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपकी ट्रेन हाईजैक की गई, आपकी माइटी आर्मी क्या कर पाई? जब आपकी गाड़ियों में फिदायीन हमला हुआ और 80 से ज्यादा लोग उसमें मार दिए गए, तब आपकी आर्मी क्या कर पाई? क्या ये सच नहीं है कि तुर्बत में आपकी आर्मी को वहां से भगाया गया, निकाल दिया गया, एंट्रेंस रूट बंद कर दिए गए? क्या ये सच नहीं है?
और क्या उस ट्रेन में ये- आपके सारे और क्या आर्मी के ये बड़े सच- ऑफिसर्स क्या ये- बैठे थे, क्या ये आपके सच सारे नहीं है? सुरक्षा बलों के अधिकारी बैठे थे। अगर उस ट्रेन को आपके पाकिस्तान में हाईजैक कर लिया तो आपकी फिर जो इंटेलिजेंस है वो क्या सो रही थी? मैं कहता हूँ मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है, और उन बूंदाबांदी का रिजल्ट ये रहा कि पहले आपके ऊपर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई इंडस वाटर ट्रेटी के द्वारा, फिर डिजिटल स्ट्राइक हुई, आपके एक्स अकाउंट, आपके यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिए गए, और अब मिलिट्री खौफ इतना स्ट्राइक है की बारी आपके है। भारत में कि आप सर हमारे सुनिए सर, स्पोर्ट्स प्लेयर के अब अकाउंट देखिए, बंद हम आपके बीच में बोले थे क्या? हम आपके बीच में नहीं बोले थे। त्यागी सर, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में। आ रहा हूं सर आपके पास। राजा सज्जाद साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बलूच के समर्थक हैं। राजा साहब जरा बताइए, क्या आप ये बौखलाहट है क्या चारों तरफ से घिरने वाली? उधर वहां जो बॉर्डर है बलूचिस्तान पे, वहां जिस तरह से जवाबी चीजें मिल रही, परसों ही एक वीडियो आया था, तब कहां गई थी आपकी हसीब साहब, आपकी इंटेलिजेंस? बताइए राजा साहब, जरा घिर गए ये इसलिए बौखलाहट है क्या? देखें, गुजारिश ये है कि मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया पे भी और पाकिस्तानी मीडिया पे भी एक दूसरे को ताने देने का सिलसिला जारी है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुख्तलिफ आवाज़ ऊंची की जा रही है। तो आवाज़ ऊंची करने से या नारे लगाने से कुछ नहीं होता। ये तो हकीकत है, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान और भारत का कोई आपसी मुकाबला नहीं है। भारत हर एतबार से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। ये 1965 नहीं है, ये 1971 नहीं है, इवन 99 में आपके नवाज शरीफ साहब खुद मानते हैं कि 6 दिन के बाद अगर जंग बंद न की जाती, क्लिंटन साहब ने उस वक्त कहा था कि ये बंद करें, वरना ये जब जाके माफी मांगने के लिए तैयार हो गए थे जी कि अब तो हमारे पास ऑयल ही खत्म हो गया है। पाकिस्तान की माशी हालत ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत का मुकाबला कर सके या खड़ा हो सके, टिक सके। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, और वो पहला और आखिरी ऑप्शन है, और वो इनका परमाणु बम है। अब वो इसको इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कर सकते हैं या नहीं अरे सर सुनिए ना, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अरे सर सुनिए ना, परमाणु वाली धमकी तो बहुत हो गई। देखिए ना, मेन चीज यही है कि पाकिस्तानियों से जब भी कुछ चीज पे बात कर लो, हमेशा परमाणु। अरे 71 में क्या हो गया था? कारगिल में क्या परमाणु परीक्षण तब नहीं हुआ था? अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया से ज्यादा किसी के पास परमाणु है क्या? या यूक्रेन का जो वॉर हुआ उनके पास क्या परमाणु नहीं है? और एक बात और मुझे लगता है, जरा वो उस मैप को दिखाइए, मेरे साथ हसीब को लीजिएगा और एसएस बहल साहब को रखिएगा। मैप अभी मैं दिखाने वाला हूं। आज मैप इसीलिए तैयार किया है मैंने कि ये जो पीओके पर अब हरकतें देख रहे हैं, इनको समझ में आ चुका है। अगर सर ये बताइए, आप आतंक के साथ नहीं खड़े थे, तो इस आतंकी हमले के बाद 12 से ज्यादा देशों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं। अब बताइए, इसी चीज का डर है क्या कि अकेले पड़ गए अब आतंक को लेकर? हसीब, मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि 7 दिन गुजर चुके हैं। अगर आपके पास कोई फिजिकल एविडेंस है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल है, एक तो उसको सामने लाया जाए। दूसरी बात, आप कहते हैं कि टैंक्स खराब है, ये है वो है, तो अभी तक आपने कुछ किया क्यों नहीं है? बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल है कि आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैं बिल्कुल धीमे लहजे में आराम से आप सवाल करना चाहता हूँ कि 7 दिन गुजर गए हैं, 22 को ये वाकया हुआ था, आज 29 हो गया, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है? आपको पता है कि आपको देखिए ना, देखिए ऐसा है, 10 गोलियों से दिया सुनिए जाएगा। ना हसीब, सुनिए ना, ऐसा है कि हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपके जो अधिकारी भाग रहे हैं ना, ये ठीक तरह से भाग लें, कहीं बॉर्डर के अंदर ना रह जाएं। ये जो आपके तमाम जितने अधिकारी हैं जो अपनी फैमिलियों को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं ना, ये अच्छे से भेज लें। ख्याल दिल को बहलाने के लिए अच्छा है गालिब, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आपने अगर कुछ करना हो तो आप कर चुके हो, आपको पता है कि हर चीज का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जंग लगा के नहीं रखे हुए। नहीं बहल साहब, बहल सर बताएंगे। बहल सर जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि गालिब ख्याल अच्छा है, इनके ख्यालों का जरा जवाब दीजिए बहल साहब। हाँ, मेरे को थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिएगा। जी सर। मैंने आपके बोलने में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, बेवकूफ होगा वो मिलिट्री जो दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे हमला करे। दूसरी चीज है, आपको स्ट्राइक करना है जब दुश्मन वीक है, ना कि दुश्मन वेट कर रहा है आपकी।
हम अपने समय से अपनी जगह जो चूज करेंगे, अपने टारगेट जो चूज करेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे और आप देखेंगे कि रोते हुए जाएंगे। जैसे आप कारगिल में गए थे, प्राइम मिनिस्टर रोते हुए अमेरिका कि बचा लो हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को। जैसे 1971 में गए थे आप 93,000 ट्रूप्स, उसके लिए आप हमसे माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि एक बार बस शिमला एग्रीमेंट के बाद हमें थोड़ा मौका दे देना तो हम एलसी को आईबी बना देंगे। वो सारी प्रॉमिसेस कहां गई हैं आपकी? आपकी आर्मी को हर समय हर वॉर पे हमने डिफीट किया। अरे फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है हमारी, मोस्ट प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। हम लोग बंगले नहीं बनाते, ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं करते, हम आतंकवाद में इन्वॉल्व नहीं होते। हमारे लीडर्स, अगर आपको कहूं तो बाजवा साहब ने $55 मिलियन यानी कि 14,500 करोड़ रुपए डाले हैं पापा जॉन्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट किए। कहां से आए ये पैसे? कैसे 50 आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है शाहीन फाउंडेशन के साथ साथ जो बिजनेस करते हैं, 1.5 लाख करोड़ का आपका पाकिस्तानी आर्मी बिजनेस करता है। वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट है उनके पास। अरे पाकिस्तान आर्मी 10 दिन नहीं टिक पाएगी भारत की आर्मी के सामने। पर हम तब अटैक करेंगे जब हम चाहेंगे। आपकी एयरफोर्स तो खत्म हो चुकी है, उनके रेडार काम नहीं कर रहे, उनकी सर्विसिबिलिटी पुअर है। म्यांमार ने तो यहां तक कहा था अपने JF-17 को वापस ले जाओ, ये तो सर्विसिबल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान आर्मी एकदम खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान एयरफोर्स को तो नामो निशान ठीक है बेन सर, लौट रहा हूं आपके पास। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। मैं देखिए ऐसा है आसिफ, आपको आप ही के लोगों के उदाहरण दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कि उनके क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, वो क्या कह रहे हैं इस युद्ध को लेकर। फिर में खड़े होकर कह रहे थे जब अभिनंदन वहां गए थे, उस पर मैं विस्तार से बात कर रहा हूं। लेकिन एक ब्रेकिंग आ गई है इसी बीच, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग ये कि उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी का बयान सामने आ गया। प्रधानमंत्री बोले आतंकवाद को करारा जवाब देंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, यानी तैयारी कर ली गई, हम सेना को खुली छूट देते हैं। देखिए ओपन हैंड दे दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन का फैसला सेना लेगी, सेना के हाथों में सौंप दी गई है जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी से कुछ देर पहले की प्रधानमंत्री हाउस की बैठक, जिसमें बगल में एनएस अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस बैठे थे। और यह बहुत बड़ी खबर, इस पर विस्तार से जानकारी लूंगा। चल रहा हूं टीपीएस त्यागी सर के पास। त्यागी सर, सेना को फ्री हैंड देना कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सेना के हाथ में है जो वो निर्णय लेना चाहे। जी जी जी, जो ये कह रहे थे ना कि 7 दिन गुजर गए और अब तक कुछ नहीं हुआ, भाई साहब 7 दिन में जो आपका खौफ बढ़ा है, हम चाहते हैं कि कुछ दिन और बढ़े और फिर जहां आप सबसे ज्यादा कमजोर होंगे पहला अटैक वहीं पे आएगा। और इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर कभी नहीं था जितना आज है। मेरे कहने पे मत जाओ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज की तारीख में जैसे एक क्वाड ऑफ नेशंस है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, चाइना के आपके दोस्त को कन्फ्रंट करने के लिए आज आपके सामने एक क्वाड ऑफ टेरर है, जिसमें PLA भी शामिल है, जिसमें TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी शामिल है, इस्लामिक स्टेट खुरासान भी शामिल है और जिसमें अफगानिस्तान का तालिबान भी शामिल है। और इसके ऊपर बोनस ये है कि तुम्हारे ही POK के लोग अब ये कहते हैं कि भाई यार पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। ये तो आपकी आंतरिक स्थिति है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये लड़ाई प्रारंभ होती है, तो क्या आपके पास 3 दिन का भी वार वेस्टेज रिजर्व है? मैं 10 सेकंड में 3 एग्जांपल देता हूं। अगर समुद्र की बात करें तो हिंदुस्तान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपके पास एक भी नहीं। हमारे पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन है, आपके पास एक भी नहीं। हवा में आ जाइए, हवा में जो कोई 30 है जो आपके रडार को भी जैम कर सकता है, लीथल है, और जो राफेल है वो और भी लीथल है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो और भी ज्यादा लीथल है। और फिर जो स्कैल्प मिसाइल और मीटियोर मिसाइल और माइका मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल, ये और भी ज्यादा लीथल है। क्या आपके JF-17 और F-16 इसका मुकाबला कर पाएंगे? और अब आप ग्राउंड पे आ जाइए। ग्राउंड में हमारे पास न केवल कई हफ्तों का वार वेस्टेज रिजर्व है,
हमारी सेना आपकी सेना से दोगुनी है और हमारी सेना आपको अपना प्रभाव ठीक है सर, बिल्कुल लौट रहा हूं आपके पास। राजा सज्जाद साहब, सवाल आपसे है कि क्या पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि अब अंत का वक्त आ गया है, जो उसने आतंकवाद के बीज बोए थे अब उस पेड़ को काटने का वक्त है? जी, पाकिस्तान देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान खुद से तो फैसले करता कोई नहीं है, पाकिस्तान बनाने वाले ही फैसला करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका और बरतानिया ने बनाया था और उन्हीं की वजह से ये आज तक टिका हुआ है। आजकल ये बज़ाहिर जो है ये शेल्टर लेते हैं चाइना का, लेकिन चाइना से बढ़कर इनके पीछे जो इनको बनाने वाले हैं वो उनके मफादात हैं, और जब तक उनके मफादात ये सर्व कर रहे हैं उस वक्त तक उनकी कोशिश होगी कि इनको बरकरार रखा जाए। जहां तक जंग की बात है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरे दोस्त यहाँ पे हसीब साहब वो चेतावनी दे रहे हैं और वो ललकार रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आए हम पे हमला करें, आपने किया क्यों नहीं है। और ये देखें, ये बिल्कुल एक गैर हकीकी बात है। पाकिस्तान बिल्कुल कतई तौर पे पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को इस वक्त सेटबैक है वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं है। ये हसीब साहब, क्या आप इस हकीकत को तस्लीम करते हैं? आप मानते हैं कि पाकिस्तानी फौज पे पाकिस्तानी अवाम को एतमाद? हसीब साहब से जवाब ले रहा हूं। हसीब बताइए, बहुत बड़ी बात राजा साहब कह रहे हैं कि आपकी आवाम ही आपकी आर्मी के साथ नहीं खड़ी है। जिस तरह से मुनीर जो जनरल आपने उनके जो फैसला लिया है मौलाना मुनीर ने, उस फैसले को लेकर जहां प्रधानमंत्री आपके दुखी हैं तो आवाम भी दुखी है। ओके, आपने जिस दिन लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हुआ, तो मुझे नहीं पता आप सजाद साहब पाकिस्तानी अवाम से और सिस्टम से कितना वाकिफ हैं, लेकिन वहां पे जितनी बड़ी जमातें हैं, जितनी सोशल पार्टी हैं, सबकी रिप्रेजेंटेशन थी, चाहे उनके पॉलिटिकली आपस में इख्तलाफात हैं या नहीं है, सब लोग यकजा होकर पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान अब हसीब साहब ऐसा है ना, जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, सुनिए भाई सुन लीजिए, आप जिस बैठक का जिक्र कर रहे हैं ना उसके बारे में ग्लोबली दुनिया ये कहती है, क्या वही बैठक देखिए, अगर आपने बीच में बोलना है तो मुझे लेने का फायदा नहीं है। मैंने आप सबकी बातें सुनी, वो सही थी गलत थी, मैंने आप जो बोल रहे हैं उसी पे काउंटर कर रहा हूं। क्या वही बैठक आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं? क्या वही बैठक आप ऑस्ट्रेलिया किसी देश से बाहर कर सकते हैं? आपने मुझसे सवाल पूछा है, ये तो डर की सबसे पहली निशानी है कि आप अगले को मौका ना दें। आप सबने अपनी अपनी बारी की, मैं गलत कह रहा हूं, खुद को नहीं सुन पा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? चलिए बोलिए। जो लंदन में मुजाहरा हुआ, आपने उसमें देखा कि तमाम सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन थी, लोग पुरअमन रहे। भारतीय मुजाहिरीन ने वहां पे ना सिर्फ पाकिस्तानियों से बदतमीजी की बल्कि पुलिस से बदतमीजी की, जिसके जवाब में 4 लोग अरेस्ट हुए। संडे को सुबह को भारतीय शहरी जो है वहां पर हमला करता है पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर, जिसकी लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कल उसको ऑफिशियली। तुम्हारा हाई कमिश्नर क्या बोलता है सर? सुनो, जबरदस्ती मत बोलो। तुम्हारा हाई कमिश्नर बोलता है ये तुम्हारे एक ऑफिशियल का एक्शन है, यही था ना? अगर मान लीजिए कोई राजनीतिज्ञ होता, नहीं, ये जो अंदर का आतंकी जो छिपा रहता है ना सर, कभी कभी वो चेहरे पे आ जाता है, कभी वो चेहरे पे आ जाता है, जो इस तरह के इशारे करके ये बता रहे थे ना। अब सवाल इतना सा है, हसीब एक बात बताइए, अभी जो जलसा आपके इस्लामाबाद में हुआ था जिसमें मुनीर ने खड़े होकर 2 नेशन थ्योरी बताई थी, हिंदुओं को काफिर बताया था, और जिस पर वह सामने बैठे लोग जो तालियां पीट रहे थे, क्या वो उनकी मजबूरी नहीं थी? क्या आसिम मुनीर यही बात पाकिस्तान के बाहर बैठकर किसी दूसरे स्टेट में बैठकर कह देगा? इतनी हिम्मत है उसकी? देखें, आप स्टेट टू स्टेट खिताब करते हैं, आप जब जिस अवाम से खिताब कर रहे हैं उसके रिलेटेड खिताब करेंगे ना। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसा खिताब क्यों देंगे? नहीं, सुनिए वो इसलिए क्योंकि मजबूरी है वहां जो लोग बैठे थे उनके सामने बात करने की। मुनीर अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ दिनों में उनकी कुर्सी जाने वाली थी, इसलिए इस तरह के स्टेप्स दिए। आपने कहा डर का माहौल नहीं था, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। ये बताइए, आसिम मुनीर के साथ साथ आपके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, CGSCS जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा जो है, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जाकिर, इमाम हैदर, ये सभी लोग इनके परिवारों को ऑस्ट्रेलिया क्यों शिफ्ट करा रहे हैं, जरा बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया में हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है सर, वहां उनकी फैमिली पहुंच गई है। किसी एक आपके रिपोर्टर तो कुछ, मैं खुद रिपोर्टर हूं, मैं रिपोर्ट करता हूं कि सिख जितने फौजी हैं आपके, उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। मेरे पास अगर फैक्ट्स नहीं है तो मैं उसको किस तरह प्रूव करूंगा? अच्छा, जो ओपन लेटर है, जो आपके लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर्स ने आपके मुनीर को ओपन लेटर लिखा है, जो बाकायदा वो नहीं देख पाएंगे सर। बड़ी खबर आ गई, एक और बड़ी खबर आ गई, जरा फुल ब्रेकिंग से मार दीजिए।
सर लौट रहा हूं, सभी के पास लौट रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर यह, पीएम मोदी के आवास पर एक और बड़ी बैठक। देखिए, तीनों सेना प्रमुखों के बाद पीएम मोदी के घर पर एक और बड़ी बैठक शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में नहीं थे, अब वो पहुंचे हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं और रक्षा मंत्री के बाद गृह मंत्री के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है। एक तरफ हमने अभी देखा कि जो बैठक खत्म हुई उसमें सेना को ऑर्डर दिए गए कि आप फ्री हैंड हैं, जो करना चाहें करें। उसके बाद गृह मंत्री का पीएम आवास पर पहुंचना और दोनों के साथ यह मीटिंग चलना बड़े संकेत देता है। टीपीएस त्यागी साहब, आपका फौरन कमेंट, उसके बाद फिर जा रहा हूं हसीब के पास। टीपीएस त्यागी सर। जी हाँ, इसी को कहते हैं डिसाइसिव एक्शन। और मैं कह ही रहा था कि अभी तक तो बूंदाबांदी हुई है, अभी मूसलाधार बारिश बाकी है और वो मूसलाधार बारिश का आपको बहुत जल्दी ही पता लगेगा। आपने जिस किस्म के काम किए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आपके जनरल मुनीर है, उन्होंने कहा कि हम टू नेशन थ्योरी में यकीन नहीं करते साहब, हम जो है कोई कॉमन हेरिटेज नहीं है, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है। ये सुपीरियर आइडियोलॉजी है कि आप बंकर में जाके छिप जाएं। उनकी वजह से, अपनी कुर्सी बचाने की वजह से उन्होंने ये हमला करवाया और इसके बारे में हमला करवाया। आज तक आप कहते रहे नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर। अरे तसव्वुर राणा के आने के बाद क्या मेजर अली और मेजर इकबाल के नाम नहीं आए? और क्या अब जो ये मूसा आया है, ये मूसा भी तो आपके आईएसआई का एक पैरा कमांडो है। बिल्कुल। तसव्वुर राणा भी तो मेडिकल कोर्स। चलिए, फाइनल कमेंट राजा सज्जाद साहब, आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए, गुजारिश ये है कि जो मैं तो ये कहूंगा कि असल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर पे जो आईनी और कानूनी पोजीशन है उसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फैसला कर रखा है, सारी दुनिया जानती है। दुनिया ने ये कह रखा है कि पाकिस्तान अपनी फौजें निकाले, लेकिन पाकिस्तान जिद कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लिख के दिया हुआ है कि मैं अपनी फौजें निकालूंगा, अपने तमाम शहरी यहां से वापस बुलाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे अमल नहीं किया। अब ये वक्त है कि भारत पाकिस्तान की फौजों को जम्मू कश्मीर में से निकाले, जम्मू कश्मीर की वहादत को बहाल किया जाए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक बड़ी बात हसीब मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी तक भारत ने जो हमले किए हैं, जवाबी हमले जो किए हैं, अब तक जो आतंकियों को मारा है, इस बार याद रखिएगा जहां जड़ है ना आतंकियों की, वहीं प्रहार होगा। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। आज से 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी आप डिबेट में जुड़ेंगे, इस बार हमला आतंकियों पर नहीं, आतंकियों के सरगनाओं पर, और जहां से उनकी जड़ें हैं इस बार वहां वार किया जाएगा। फाइनल कमेंट हसीब आपका, उसके बाद टीपीएस त्यागी सर का। देखिए, इसमें तो हम आपके साथ हैं। जहां जहां आप आतंकी ढूंढ सकते हैं हमें बताएं, हम आपके साथ मिलकर वार करने को तैयार हैं। लेकिन आप पाकिस्तान को टारगेट मत कीजिए। हम खुद आतंकियों से लड़ रहे हैं। कल 70 आतंकियों को बलूचिस्तान बॉर्डर के ऊपर जानूम हासिल किया गया है। पाकिस्तान आर्मी अपना किरदार अदा कर रही है। देखिए, अवाम ना पाकिस्तान की जंग चाहती है। अच्छा, एक बात हसीब एक बात तो बताइए, ये बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को आपने क्यों इसीलिए रख रखा है क्या? ये कहते थे सिंध नदी का पानी रोक दिया तो खून बहेगा। अरे भाई, आप कहते थे आज तक आपने पानी नहीं रोका, लीजिए वो रोक दिया। आप कहते थे कि पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ा उसका? अरे प्यास से मर रहे हैं सर, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। आप टीवी पे बैठ के एक छोटी सी इस्माइल के साथ बात करते हैं, उनसे पूछिए वहां पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो आपको चुभती है? पानी नसीब नहीं हो रहा है, पानी नसीब नहीं हो रहा है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो हसीब? टीपीएस त्यागी सर, फाइनल कमेंट आपका। बहुत कम समय मेरे पास, बहुत कम समय। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हम तो आतंकवाद से लड़ रहे हैं। तो भाई साहब, अगर आतंकवाद से लड़ रहे हैं तो हाफिज सईद जो है वो क्या लंदन में है, या मसूद अजहर जो है वो अमेरिका में है, या जो लादेन पाया गया था वो गाजियाबाद में था? मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे आतंकी आपके यहाँ है और उन आतंकियों के रहने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तो विक्टिम है, हम तो आतंकियों से लड़ रहे हैं। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन हसीब एक ही बात कहूंगा, आसमान की तरफ देखकर सोइएगा, बगल इधर अरेबियन सी की तरफ भी देखकर सोइएगा, जहां जहां अलर्ट रहें। फिलहाल मेरे खबर यह भी है कि नींद की गोलियां बहुत ज्यादा मंगा ली गई हैं पाकिस्तान में। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजा सैयद साहब, हुसैन साहब, हसीब जी आपका, और टीपीएस त्यागी साहब, थैंक यू सो मच मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज सवाल इतना ही कि लगातार बैठकें जारी हैं और बैठकें कई संकेत देती हैं कि क्या जिस बैठकों में मंथन जिस चीजों का चल रहा है उसको इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। इसी के साथ इसलिए हमने कह रहे थे प्लान पीओ के तैयार है। आज जवाब तो चाहिए, मैं मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।